दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी का 38वां मॉक। इससे पहले हमारे 37 मॉक हो चुके हैं। सभी के सभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे। उसका आप डिवीजन देख सकते हो, हमने इस तरह भाग कर रखे हैं। उसके अलावा हम एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। जैसे कि हरियाणा जीके के अंदर 15 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। एंड सभी के लिए कंपलसरी है ये, जिससे पता चलेगा सभी की तैयारी कैसी चल रही है। और आखिरी के 5 रीजनिंग के क्वेश्चन जो एग्जाम में आसान ही आते हैं, वो सभी के सभी आपको करने हैं। पर चिंता मत करना, सभी के मैं आंसर बताऊंगा। चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, प्राचीन सौध्य गणराज्य के सिक्के एवं सिक्का ढालने के सांचे हरियाणा में मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो याद करना, नौरंगाबाद या फिर भिवानी आज की तारीख में यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्का ढालने के सांचे एवं सिक्के प्राप्त हुए हैं योध्या गणराज्य के। और याद रखना कि ये क्या थे, संस्कृत भाषा में, मतलब कि अपने सिक्के होते हैं उसमें हिंदी लिखी होती है, वैसे ही इनमें संस्कृत लिखी होती थी। और उसके अलावा याद रखना कि जो दक्षिणी दक्षिणी अपना क्या है, हरियाणा का हिस्सा है, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे क्या चलता है अपना, कार्तिकेय जी की पूजा होती है वहां पे। याद रखना, कार्तिकेय जी की पूजा होती है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति बैरम खान का मुकाबला किस हिंदू शासक से हुआ था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। सबसे पहले तो याद करो, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा युद्ध हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, इवन ये भी कर चुके हैं। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। ठीक है, उसके अलावा अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से हिंदू शासक से इनका युद्ध हुआ था। तो याद रखना, हेमचंद्र विक्रम आदित्य। हेमू से, हेमू क्या है, छोटे मतलब ऐसे नाम होता है, वैसे बोल दिया करते हैं। पर असली नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रम आदित्य। इनसे इनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, और आप को पता भी होगा इनमें जीते कौन थे। इनके अंदर सम्राट अकबर जीत चुके थे और हेमू की हार हुई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हुई थी। पर एक बात याद रखना कि जो हेमू है, ये दिल्ली के आखिरी शासक थे, हिंदू शासक थे। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, और उसके अलावा हसन खान मेवाती जो खनवा बैटल हुआ था, खानवा बैटल हुआ था, कब हुआ था ये युद्ध? 1527 में हुआ था। इसके अंदर इनकी जो लड़ाई हुई थी, किसके खिलाफ हुई थी? बाबर के खिलाफ लड़ाई हुई थी। अब अगला प्रश्न अपना कि मार्कंडा नदी या फिर हरियाणा की प्रसिद्ध मार्कंडा नदी का उद्गम क्या है, उद्गम हिमाचल प्रदेश की सिरमौर पहाड़ियों से होता है। ठीक है, वहां से मतलब कि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका प्राचीन पौराणिक नाम क्या था? तो प्राचीन पौराणिक नाम क्या था, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अरुणा। अरुणा क्या था, मरकंडा नदी का पुराना नाम था। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ियों से। सिरमौर पहाड़ी अपनी क्या है, शिवालिक हिल्स के अंदर है। ठीक है, याद रखना, वहां से क्या है, उत्पन्न होती है, एंटर करती है वहां से। कहाँ पर? अंबाड़ा में। अंबाड़ा के पास काला अम्ब में क्या है, एंटर करती है। मतलब कि ऐसा समझो, काला अम्ब जगह है और अंबाला जगह है, इनके पास से क्या है, एंटर करती है। ठीक है, और इसका नाम अरुणा था। उसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। इसकी हम सहायक नदी पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए आपको दूसरे देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपके सारे कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 38 को आप 50 से गुणा कर लो अब तो, जिसमें हम 60 क्वेश्चन करने लगे हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से कितने प्रमुख क्षेत्रों या फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? याद करना, सिर्फ और सिर्फ 2 क्षेत्रों में डिवाइडेड है। और वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? एक तो हमारा पूर्वी, आप कह सकते हो कि उत्तर पूर्वी कह सकते हो एक आप, और एक आप कह सकते हो दक्षिण पश्चिमी, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न और एक साउथ वेस्टर्न। ये 2 जोन है। पहले वाला नॉर्थ ईस्टर्न है, दूसरे वाला साउथ वेस्टर्न है। ठीक है, और जो जोन 1 है, याद करना, जोन 1 जो पहले वाला है नॉर्थ ईस्टर्न वाला, उसके अंदर अपना करनाल आ जाता है, अंबाड़ा आ जाता है, यमुनानगर आ जाता है। और ये राइस व्हीट यानी कि चावल और क्या है, गेहूं की बेल्ट है। और उसके अलावा जो जोन 2 है, याद करना, उसके अंदर आपका हिसार आता है, सिरसा आता है, भिवानी आता है, और ये ड्राई कॉटन यानी कि जो रुई की खेती होती है उसकी बेल्ट है। ठीक है, और याद करना, जो हिसार का एचयू है,
हिसार के अंदर अपनी दो मेन यूनिवर्सिटी है, एचएयू और जीजेयू, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है, यहाँ पे जोनो जोन्स को कौन मॉनिटर करती है, एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दोनों जोनों की जानकारी मतलब कि उनके ऊपर देखभाल करती है उनकी, या फिर उनमें क्या हलचल है उस तरह, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1966 को गठित हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के श्रेय किसे प्राप्त है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके पेपर में। उसके अलावा आपको बताना है अभी अभी करंट में, आज की तारीख में अपने सीएम मुख्यमंत्री कौन है, सीएम या फिर मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास, हरियाणा में संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए कुल 10 सीटें हैं, इनमें से कौन सी 2 सीटें या फिर अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। तो कौन सी 2 सीटें हैं जो कि हमने मतलब रिजर्व कर रखी है एससी के लिए, तो कौन से 2 क्षेत्र है वो याद करना, अम्बाड़ा, याद करना अम्बाड़ा और सिरसा, ये दो के मतलब जो सीटें हैं हमने एससी में क्या है आरक्षित कर रखी है, रिजर्व कर रखी है, ठीक है। और उसके अलावा आप याद रखना कि जो हरियाणा विधानसभा है, ये तो हमने लोकसभा की बात करी, विधानसभा है वहां पे क्या है हमारे पास 90 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। और जो अम्बाला लोकसभा है, अम्बाड़ा लोकसभा की जो सीट है वो क्या है, जो वो क्या कवर करती है, नॉर्थ हरियाणा का, यानी कि उत्तर हरियाणा का जो हिस्सा है उसे कवर करती है, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। आगे प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा सरोवर है। तो याद रखना कौन सा सरोवर इसका सही जवाब आएगा, याद रखना ब्रह्म सरोवर में, क्या है ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है ये, मतलब कि कुरुक्षेत्र के अंदर है ये ब्रह्म सरोवर, याद रखना। और यहाँ पर क्या है, जो ये महोत्सव है ये बनाया जाता है, और 2016 से ये अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, ये इधर बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो ब्रह्म सरोवर है वो जो बुक है किसकी, आल बिरूनी की जो बुक है, किताब उल हिंद, कौन सी किताब है, किताब उल हिंद, उसके अंदर भरम सरोवर का भी जिक्र है, ठीक है। तो ये छोटा सा फैक्ट था, आपको किताब का नाम याद रखना है और किसने लिखी थी वो याद रखना है, ठीक है। राजस्थान सीमा से सटे हरियाणा के पश्चिमी जिलों जैसे कि भिवानी, सिरसा में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है। तो किस अवसर पर किया जाता है, ये किया जाता है होली एवं गणगौर उत्सव पर ये किया जाता है। और घूमर आपको पता होगा, राजस्थान बॉर्डर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, वहां पर उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है या फिर बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, एक गोला बना लेते हैं, उसके अंदर जो औरतें हैं फिर वो क्या है अपना परफॉर्म करती है, जो भी स्टेप होते हैं। उसके अलावा याद रखना ढोलक और मजीरा इसके अंदर ऐसे यंत्र है जो प्रयोग में लिए जाते हैं। और आपको पता होगा सावन अपना क्या है, तीज के मतलब जो अभी महीना महीना चल रहा है अपना सावन का, वहां पर बनाया जाता है और झूला इसके अंदर लगाया जाता है। और आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, कोथली भी आती है, आप में से बहुत से लोग तो अभी खा भी रहे होंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक के मुक्केबाजी में भारत के लिए प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो याद रखना विजेंद्र सिंह का जो मतलब कि संबंध है कहाँ से है, अपना भिवानी से है। और इन्होंने 75 केजी, याद रखना 75 केजी की कैटेगरी में ब्रॉन्ज यानी कि जो आखिरी वाला तीसरा मेडल होता है वो इनके अंदर जीता था, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मिलते हैं ना, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो ये ब्रॉन्ज में 75 किलो ग्राम में की कैटेगरी में मतलब क्या है इन्होंने अपना वो दिखाया था, मतलब ये जीते थे, ठीक है। और याद रखना भिवानी को हम क्या कहते हैं, मिनी क्यूबा कहते हैं, ठीक है। और इधर क्या है अपना बॉक्सिंग नर्सरी भी हम इसे क्या है कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो रोहतक है, रोहतक को क्या क्या कहते हैं हम, या फिर क्या क्या है इधर, रेसलिंग और क्रिकेट हब, ठीक है, रेसलिंग और क्रिकेट हब है, ठीक है। अब ये 2-3 आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार हम कवर कर ही चुके हैं, इधर अपनी जीजेयू है, एचएयू है। उसके अलावा झज्जर अपनी हर एक वीडियो में कवर वैसे ही हो ही जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, और बाकी वीडियो देखनी है आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और आपको यदि हरियाणा जीके के लिए, स्पेशल हरियाणा जीके के लिए एक स्पेशल वीडियो चाहिए, वीडियो की आप कह सकते हो पूरा मतलब कि वीडियो आए बहुत सारी, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों और को बढ़ावा देने हेतु खेल नर्सरी योजना के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को
प्रशिक्षण दिया जाता है। तो याद रखना 8 से 19 वर्ष के जितने बच्चे होते हैं उन्हें इस मतलब इस उम्र के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है खेल के लिए बढ़ावा दिया जाता है। और जो ये स्कीम है इसके अंदर क्या है मतलब कि कोचिंग जो उनकी फीस कह सकते हो आप उस तरह से क्या है उन्हें स्टिपेंड मिलती है। स्टिपेंड क्या होता है जैसे सैलरी होती है वैसे स्टिपेंड होती है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है उन्हें कोचिंग मिलती है और स्टिपेंड मिलती है कि क्या है उनको खेल के लिए बढ़ावा मिले। और याद रखना जो 15 से 25 वर्ष की जो उम्र का ये रेंज है ये किस लिए होती है अपनी, ये होती है अपनी उसके लिए जॉब के लिए यानी कि यूथ एम्प्लॉयमेंट स्किल ट्रेनिंग का स्लैब है ये, ठीक है। मतलब कि इस एज में हमारी कौन सी स्कीम है, यूथ एम्प्लॉयमेंट स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। अगला प्रश्न अपने पास आता है कि हरियाणा के जरूरतमंद परिवारों की बेटियां के विवाह हेतु दी जाने वाली मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखना 71,000 दी जाती है। और ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं जो मतलब कि एक अमाउंट से जो अमाउंट डिसाइड होती है उससे कम कमाते हैं उसके नीचे वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपने SC ST और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट फैमिलीज है वो भी कवर हो जाती है। और इसके अंदर ये दिया जाता है 71,000 का जो मतलब कि आप कह सकते हो सहायता की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा आगे की हम बात करें, आगे हमारे पास प्रश्न है कि हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई पद्म स्कीम या फिर पद्म योजना का पूर्ण रूप क्या है। तो पूर्ण रूप क्या है याद रखना, एक ब्लॉक होगा और एक समान होगा यानी कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, यानी कि आपका सी सही जवाब हो जाएगा। और ये किस लिए था, प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MSME एडवांसमेंट, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो माइक्रो स्मॉल एंड जो मनी क्या होती है मिडिल अपनी जो एंटरप्राइज होती है MSME की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर मतलब कि छोटी फैक्ट्री कह सकते हो आप, उनको बढ़ावा देने के लिए ये हरियाणा में लॉन्च हुई थी। और इसका क्या मोटो था या फिर इसका पूर्ण रूप क्या था, एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, एक ब्लॉक के अंदर एक माइक्रो इंडस्ट्री है वो बन सके, ठीक है। मतलब कि एक इस एरिया में ये मान लो एक ब्लॉक है जिसके अंदर अपने दूसरे जिले वगैरह आ गए कुछ, तो उसके अंदर एक ही ये फैक्ट्री लगेगी और ऐसे फैक्ट्री फैली होगी। आपको पता होगा अब एक मेट्रो में भी सेम ही चीज है कि एक दुकान है मतलब कि सरकार की खुद की दुकान है जहाँ पे किधर लेदर का सामान मिलता है किधर ऐसा सामान मिलता है। आपने यूट्यूब वगैरह में कोई वीडियो देखी हो तो आपने इसका जिक्र पक्का सुना होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है हरियाणा का पानीपत शहर हैंडलूम और कालीन उद्योगों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, हम ये आराम से 2 से 3 बार तो आराम से कवर कर चुके हैं। बाकी अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अपने पास है, एक सेकंड, अगला प्रश्न है यमुनानगर जिले में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, एक चीज अपनी यहाँ से कवर होगी कि जो कालेसर नेशनल पार्क है वो अपना यमुनानगर में है। एक नेशनल पार्क कालेसर है, दूसरा कौन सा है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहे हैं मुख्य रूप से किस पक्षी या जीव और वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना कालेसर के अंदर अपना मुर्गा फेमस है, मुर्गा भी कौन सा, याद रखना रेड जंगल फॉल या फिर लाल जंगली मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा अपना फेमस है, मतलब कि प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कौन सा वृक्ष अच्छे मतलब कि प्रसिद्ध है, साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष है, साल वृक्ष है। और याद रखना 2003 के अंदर इसे कालेसर को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पर और क्या क्या फेमस है, लेपर्ड, लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड फेमस है। और वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी, जंगली हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। और याद रखना कि जो यमुना रिवर है उसके पास जो कालेसर फॉरेस्ट है वहां पे हरियाणा में क्या है एंटर करती है, ठीक है। कहाँ पर कैलेश्वर फॉरेस्ट है ना वहां से अपनी यमुना रिवर है एंटर करती है। और याद रखना कि जो ब्लैक बक है, काला हिरन है, वो क्या अपना कहाँ फेमस है, सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। और याद रखना सुल्तानपुर नेशनल पार्क किधर अपना, गुरुग्राम में, किधर है, गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न अपना हरियाणा में हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या फिर HU की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना 1970 में, 1970 में HU की स्थापना हुई थी। और ये हिसार में सेकंड फरवरी 1970 में हुई थी, ठीक है। और जो इसका नाम है चौधरी चरण सिंह, ये किन के नाम पर है, हरियाणा के फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, हरियाणा के फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर है। और याद रखना कि जो HU है इसे
ICAR बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिल चुका है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी क्या है, इसने एक अच्छा अपना रोल प्ले किया है। और याद रखना 1966 में हरियाणा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हमारे आगे इंडिया जीके क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले भी कहा था आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देता हूं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह या फिर फर्स्ट डॉकयार्ड लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, लोथल नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, हड़प्पा का पोर्ट है, एंशियंट पोर्ट है हड़प्पा का। ठीक है, ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं मैं यहाँ से। एस आर राव ने क्या था, इसकी खोज कब की थी? 1900, याद रखना 1954 के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है, वर्ष 1922 में हुई चोरी चोरा कांड की घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन भी इसका आंसर क्या है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है। और 4 फरवरी 1922 को अपना चोरी चोरा मूवमेंट हुआ था, यूपी में हुआ था, यूपी में गोरखपुर में हुआ था। इसके अंदर हुआ क्या था कि जो क्राउड था या फिर क्रांतिकारी थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके अंदर अपने 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। और इसी चीज को महात्मा गांधी ने देख के अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस बुला लिया था या फिर वापस ले लिया था कि अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, और जो सी आर दास है, याद रखना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या है, इसी चीज से डिसएग्री होके, इस चीज से नाराज होके 1923 में अपनी स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, याद रखना 1930 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अगला प्रश्न अपने पास, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी शामिल है तथा इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। और याद रखना कौन से भाग में है ये? भाग चौथे में, भाग चौथे के अंदर है, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये पानी गिर गया शायद, ग्लिच हो रहा है, रुकना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में नागरिकों के मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? कि कौन मतलब कि क्या है, मतदान कर सकता है, उसकी आयु पहले 21 थी, बाद में 18 कर दी गई। तो याद रखना कौन से अमेंडमेंट में हुई थी, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन में हुई थी। तो याद रखना 61वां, कौन सा था? 61वां था, जिसके अंदर ये मतदान की एज है घटा दी गई थी। और ये लागू हुआ था 1989 में, वैसे तो 1988 में आया था, लागू यानी कि इन्फोर्स हुआ था 1989 में, 89 में। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर 21 से 18 कर दी गई थी। एंड उसके अलावा जो 42वां अमेंडमेंट है, 42वां अमेंडमेंट, उसके अंदर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। और याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी सिफारिश पे ऐड की गई थी? ये क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं। यदि आपको कोई भी मॉक, पुराना मॉक देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर अपने सारे मॉक एडिड है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे जाने से पहले, अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी को लेके सीरियस हो और आपके पास नोट्स नहीं है, यदि आप क्लासेस भी नहीं लगा पा रहे हो और आपके पास नोट्स भी नहीं है, तो आप इंग्लिश नोट्स के लिए ये वाला क्यूआर स्कैन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो, या फिर हिंदी मॉक्स पे नोट्स के लिए आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना सबसे ऊंची चोटी अरावली की पश्चिमी भाग में पूछ रखी है, भारत की। हम पहले हरियाणा की तो बहुत बार कर चुके हैं। भारत की कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, पश्चिमी भाग की, 1722 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, एंड याद रखना जो अपनी क्या है, अरावली रेंज पे है ये, और हाईएस्ट पीक है। कौन सा एरिया आ जाता है? माउंट आबू का, बेसिकली राजस्थान सिरोही में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा ये गुजरात से दिल्ली तक अरावली आपको पता होगा। एंड उसके अलावा अपने पास अगला प्रश्न है कि हीराकुंड डैम की मुख्य विशेषता क्या है? ओडिशा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड डैम की मुख्य विशेषता क्या है? देखो, मैं आपको जीके के टॉपिक बताता रहता हूँ कि नेशनल पार्क वगैरह इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके फोक डांस, क्लासिक डांस, उसके अलावा डैम्स एंड रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये।
कि कौन सा बांध और कौन सी नदी पर है और कौन से जिले मतलब कि राज्य के अंदर है। ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो ओडिशा के अंदर आपका महानदी है और महानदी रिवर पे आपका कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। तो याद रखना कि ये क्या है, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा अपना, हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और उसके अलावा याद रखना कि जो टेहरी डैम है, टेहरी, इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। टेहरी का मतलब क्या है, टी, टी यानी कि टोल, टोल यानी कि लंबा, ऊंचा बांध है, सबसे आपका हाईएस्ट डैम है, 260.5 है। उसके अलावा जो आपका भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये इंडिया का स्टेट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, पहला गुरुत्वीय डैम है और ये किधर आपका, हिमाचल प्रदेश में। किधर है, हिमाचल, एक सेकंड, हिमाचल प्रदेश प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा तहरी डैम आपका किधर है, उत्तराखंड के अंदर। किधर है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, यूके लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा बस यही है। और जो आपका ये है, तहरी है, मैंने बताया था ऊंचा बांध है सबसे। ये क्या है, भागीरथी रिवर पर है। किस पे है, भागीरथी रिवर पर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम का संबंध भारत के किस राज्य से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो भरतनाट्यम का कहाँ से है, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु यानी कि डी आपका सही जवाब है। और ये क्या है, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। सबसे पुराना कौन सा डांस है आपका, शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो ओरिजिन है कहाँ से हुआ था, नाट्य शास्त्र भरत मुनि से इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, बस ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास, एक सेकंड, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है। एंड उसके अलावा मोहिनीअट्टम वगैरह आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना कौन थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या नीति आयोग लेके आए थे। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है, 1 जनवरी 2015, याद रखना 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है, जिसका कैबिनेट रेजोल्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके अलावा, सॉरी, शायद मैंने ऐसे बोला था कि नीति आयोग लेके आए थे। मेरा कहने का मतलब था कि भारत के प्रधानमंत्री है, वो क्या है, पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि एक्स चीफियो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट होते हैं। तो कौन है, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, एंड उसके अलावा अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में वन्यजीवों के संरक्षण एवं शिकार पर प्रतिबंध हेतु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष हुआ था चालू। तो याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पे भी आया था ये। ठीक है, मतलब उस पे भी लागू हुआ था। और 9 सितंबर 1972 1972 को वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आया था। और इसके ऊपर क्या है, 6 स्केड्यूल है। 6 स्केड्यूल है, यानी कि 6 तरह की डिफरेंट लेवल की प्रोटेक्शन है, कि इनको तो आप मार ही नहीं सकते। इस तरह से डिवीजन है। ठीक है, और जो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, दूसरा एक्ट है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 1986 में आया था। यानी कि ये वाला ईयर किसका है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का है। याद रखना इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन अपना ये किसका, इंडिया जीकेगा, कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था। तो किसे प्राप्त हुआ था, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को इंडिया के पहले सीडीएस बनने का जो गौरव है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जो सीडीएस है, सीडीएस का काम क्या होता है, मिलिट्री अफेयर्स के डिपार्टमेंट हेड करता है। ठीक है, एंड सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर को टू डिफेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, एंड उसके अलावा याद रखना 2021 को कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी क्या है, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। ठीक है, एंड इन्हें क्या है, पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने पास है साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन पहला है, टाइफाइड बुखार किस जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है तथा इसके परीक्षण हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो याद रखना ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक तरह का आप कह सकते हो जीवाणु है, उसकी वजह से होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, यानी कि सॉरी, प्लाज्मोडियम तो आपका क्या करता है, मलेरिया मलेरिया करता है। क्या करता है, मलेरिया करता है। तो आपका टाइफॉइड कौन करता है, साल्मोनेला टाइफाई, विडाल टेस्ट इसके अंदर क्या है, किया जाता है। इसका टेस्ट कौन सा है, विडाल टेस्ट है। और साल्मोनेला टाइफी
टाइफॉइड करता है, ठीक है, टाइफॉइड करता है, याद रखना। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी टाइफॉइड मलेरिया में, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आपका मलेरिया है, याद रखना मलेरिया में कौन सा ट्रीटमेंट होता है, QUININE क्विनीन इसके अंदर क्या है, ड्रग यूज होता है, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन है कि मानव फेफड़ों में गैसों के विनिमय यानी कि गैस एक्सचेंज की मुख्य सूक्ष्म संरचनात्मक इकाई फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, कौन सी कहलाती है, याद रखना, कूपिकाएं, एल्वियोली। ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है लंग्स के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, बैलून जैसी होती है, गुब्बारे जैसी होती है, ऐसी कुछ होती है, ड्राइंग पे मत जाना, ऐसी कुछ होती है, ठीक है। और इसका क्या होता है, यूज किया जाता है लंग्स के द्वारा गैस एक्सचेंज करने में। गैस से मेरा क्या मतलब है, CO2 को निकालने में और O2 को अंदर लेने में, ठीक है। एंड उसके अलावा याद रखना, एक लंग में जो ह्यूमन लंग्स होते हैं उसमें 300 एल्वियोली होती है दोनों के अंदर, ठीक है। एंड उसके अलावा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन अपनी किसकी होती है, किसकी होती है, याद रखना, ये अपनी होती है किडनी की, किसकी, किडनी की, याद रखना। और ये किसके काम आती है, साफ करने में, फिल्ट्रेशन करने में काम आती है, ठीक है। किसको साफ करती है ये, जो आपके लाइक खून को पूरा लाइक साफ करने में काम करता है अपना नेफ्रॉन, मतलब किडनी। नेफ्रॉन क्या, उसकी सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में पूछा है, में कौन सा रोग होता है तथा इसका रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना, बच्चों में इससे क्या होता है, रिकेट्स होता है, क्या होता है, रिकेट्स होता है। और कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है, क्या नेम है, साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम है। और उसके अलावा और इससे क्या होती है, जो हड्डी होती है थोड़ी सी मुड़ जाती है। आप अपनी हाथों की उंगली देखोगे, या फिर पैरों की तो नहीं होती, हाथों की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा बच्चों में होती है, तो बड़ों में क्या होती है, बड़ों में आप देखोगे एक बीमारी है ओस्टियो, याद रखना, ओस्टियो मलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, इसके अंदर क्या है, डिसऑर्डर हो जाता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सनलाइट, सनलाइट इसका सबसे अच्छा सोर्स है। और सनलाइट भी गर्मी वाली नहीं, सुबह वाली 6 बजे के आसपास वाली सनलाइट सबसे अच्छी है। और याद रखना, स्कर्वी अपना किससे होता है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा आगे चलते हैं, आगे अपने पास है पौधों की पत्तियों में हरे रंग के प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो कौन सा धातु आयन पाया जाता है, याद रखना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा Mg, हम Mg से इसे क्या है, डिनोट करते हैं। और अगला क्वेश्चन अपने पास है, स्तनधारी यानी कि क्लास ममेलिया के जंतुओं की मुख्य पहचान क्या है। तो इनकी मुख्य पहचान क्या होती है कि चार कक्षीय हृदय, यानी कि मैमल की बात हो रही है। मैमल में क्या होता है, दिल के अंदर चार भाग होते हैं, है ना। और स्तन ग्रंथियां एवं त्वचा पर बाल आते हैं। ये क्या है, हमारे मैमल होने की क्लास की पहचान है ये, ठीक है। उसके अलावा आपके ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिर्फ जल के अंदर सांस ले सकते हैं, या फिर अम्सतापी शरीर है, यानी कि मतलब कि गर्मी से रिलेक्ट वो करता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। मतलब कि जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही आपका शरीर ठंडा गर्म हो जाएगा, जैसे ये क्या पक्षियों के अंदर होता है, ठीक है। और ये इंसानों के अंदर क्या होता है, चार, क्या होता है, चार मैं वो होती है, क्या कहते हैं, चैम्बर, चैम्बर कहते हैं, चैम्बर होती है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है। एंड उसके अलावा बस यही आपके जरूरी क्वेश्चन है, मतलब कि वो है पॉइंट है। आगे अपने पास क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रक्षेपण यानी कि रॉकेट प्रोपल्शन गति के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो किस पर होता है, याद रखना, रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके ऊपर जो आपका रॉकेट प्रोपल्शन है वो काम करता है। और आप इसे कह सकते हो कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर, न्यूटन के थर्ड लॉ पर, उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर काम करता है, ठीक है। ये दो इसके अंदर यूज होते हैं। एंड बस यही आपके लिए जरूरी पॉइंट था। यहाँ पे अपने पास अगला पॉइंट है कि ओम के नियम यानी कि ओम्स लॉ के अनुसार विभवांतर यानी कि V और धारा I में क्या संबंध होता है, वोल्ट और करंट में क्या संबंध होता है, तथा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा SI मात्रक ओम्स का, या फिर कि ओम्स लॉ का क्या है, तो ओम है, ठीक है। एंड मतलब रेजिस्टेंस का। एंड उसके अलावा अपने पास रिलेशन क्या होता है, जो V है वो IR के बराबर है, जो V है यानी कि वोल्ट है आपके मतलब कि मल्टीप्लाई क्या,
करंट एंड रेजिस्टेंस इन दो के बराबर है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। एंड उसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में को किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है। और कन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? ऐसा, यानी कि ऐसा, मतलब दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ होता है, ऐसा, ये सही बना है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अपने पास यहाँ पे जो मायोपिया है उसके लिए कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस, ऐसा लेंस। ठीक है, इस दोनों तरफ से। एंड याद रखना कि दोनों में मतलब दोनों की दिक्कत होती है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों होता है। तो लेंस भी क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। एंड उसके अलावा आपको पता होगा कि कन्वेक्स लेंस अपना क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने पास अगला क्वेश्चन है 34वां, कि चींटी के डंक या बिच्छू के बालों में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है जिस कारण त्वचा पर जलन और दर्द होता है? तो कौन सा एसिड है वो? फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड यानी कि मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मैथेनोइक एसिड, क्या है नाम इसका? मैथेनोइक एसिड, साइंटिफिक नेम आप कह सकते हो। और किस किस में पाया जाता है? एंट स्टिंग में, बी स्टिंग में, नेटल लीफ में और नेटल लीफ हेयर में, मतलब कि ठीक है, उसमें पाया जाता है। और फॉर्मूला अपना याद कर लेना, SCOOH। ठीक है, उसके अलावा अपने पास यहाँ पे उसके अलावा पेन रिलीफ में, पेन रिलीफ में क्या लगाया जाता है? मिल्ड बेस, मिल्ड बेस यानी कि ऐसी चीज जो क्या है, थोड़ी सी बेसिक होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, 7 से बिल्कुल थोड़ी ऊपर। ठीक है, क्या नाम है उसका? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा लाया जाता है। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अपने पास लोशन कौन सा लगाया जाता है? कैलेमाइन, कैलेमिन लोशन का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें ऐसा कोई जानवर वगैरह खाता है तो। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह मून या फिर गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो किस ग्रह का है? याद रखना, जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति का सबसे बड़ा क्या है? चांद है। ठीक है, कौन से ग्रह का है? उसका है, किसका? बृहस्पति यानी कि जुपिटर का है। ठीक है, और याद रखना, इसे हम क्या है? लार्जेस्ट सैटेलाइट भी मानते हैं अपने सोलर सिस्टम का। ठीक है, एंड उसके अलावा हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, और उससे पहले याद रखना कि जो सैटर्न है, सैटर्न प्लेनेट है, उसका सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? टाइटन। ठीक है, और अपने पास अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हिंदी के, हिंदी के क्वेश्चन अपने चालू हो चुके हैं। क्वेश्चन ये है, अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत आपको पता होगा, अमृत यानी कि आप कह सकते हो पीयूष, पीयूष शब्द यूज किया जाता है, यानी कि एक ऐसा लिक्विड आप कह सकते हो, मतलब कि जिसे पवित्र माना जाता है, शुद्ध, शुद्ध आप कह सकते हो। इसका उल्टा क्या होगा? विष या फिर गरल, विष या गरल इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि तत्सम, तत्सम के साथ तत्सम आता है, तद्भव के साथ तद्भव आता है। ये बहुत काम की चीज है, आपके पेपर में काम में आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न अपने पास, इंदिवर शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? जो इंदिवर है किसका है? इंदिवर आपको पता होगा फूल के लिए यूज किया जाता है। कौन सा फूल के लिए? तो उसका जवाब है कमल। किसके लिए? कमल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड उसके अलावा बस यही है। एंड हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है एन वक्त पर साफ मना कर देना, कि आखिरी मौके पर उसने धोखा दे दिया। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो, आखिरी मौके पे धोखा दे दिया। एंड सूर्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्योदय शब्द का। तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो याद रखना, आशीर्वाद, रवाद, आशीर्वाद होता है ना, तो स्पेलिंग आपकी सही क्या हो जाएगी? बड़ी ई किसकी मात्रा आती है? बड़ी ई की मात्रा आती है, यानी कि आशीर्वाद। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपने पास, बुढ़ापा इंसान को कमजोर बना देता है, वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको पता होगा संज्ञा बहुत जरूरी है, उस संज्ञा के जितने भी टाइप है आपको सारे पता होने चाहिए। तो कौन सी है? भाववाचक है। ये हमने जो बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा शब्द से जो बुढ़ापा बनाया है वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, जिसके अंदर क्या हम कंडीशन दिखाते हैं, कंडीशन यानी या फिर स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये हम इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या है? क्वालिटी, स्टेट, इमोशन, इन चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपने पास, राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में बाण से क्या है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, मतलब कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं किया, एग्जाम्पल दूसरे थे, पर मैंने पहले बताया है, किसी चीज की सहायता से वो चीज होती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट का या फिर उस टूल का या फिर उस मीन्स का, यानी कि साधन का यूज किया जाता है। तो कौन सा कारक होता है? करण कारक, करण कारक होता है, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एंड अपादान होता है किसी चीज से अलग होना, या फिर डरा हुआ होना, डरा हुआ भी इसके अंदर ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना। अब हमारे पास आ गए इंग्लिश के क्वेश्चन।
कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है मजाकिया, मजाकिया आप कह सकते हो, या फिर जो सच बोल देता है, दिल से बात करता है। तो क्या होता है वो? फ्रैंक, ऑनेस्ट, जो ईमानदार होता है और थोड़ी सी मस्तीखोर सा होता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा जो आया वो बोल दिया, ठीक है। एंड उसका एंटोनियम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा? डिसीटफुल या फिर सीक्रेटिव, सीक्रेटिव भी आप कह सकते हो, ठीक है। एरोगेंट होता है, इसमें थोड़ा सा गुस्सा होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है एरर बताना है, यहाँ तक है ये क्वेश्चन, ठीक है। नीचे ग्लिच हो गया, इसे भूल जाओ, यहाँ से शुरू है, ठीक है। एंड फाइंड द पार्ट कंटेनिंग एरर, एरर नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नाइदर नोर के अंदर हम क्या देखते हैं? सेकंड उसको देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। सेकंड सब्जेक्ट क्या है अपने पास? नोर द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स है यानी कि वर आएगा, वर आएगा यानी कि बी आपका सही जवाब है, बी आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है fill in the blank with appropriate preposition. He is fully infatuated dash on her beauty. तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि क्या है? अपनी ब्यूटी के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। आप कह सकते हो जो इन्फेचुएटेड वर्ड है इसके साथ हमेशा क्या आता है? विद आता है। क्या आता है? विद आता है। याद रखना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्या है? चेंज द वॉइस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसका हो जाएगा फुटबॉल। यहाँ पे देखो क्या है? आर है तो बेसिकली क्या आ जाएगा अपना? इज बीइंग प्लेड ऑन द ग्राउंड बाय देम, यानी कि अपना डी है, डी अपना क्या है? सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, वॉइस सिंपल आती है। स्पीच में आप थोड़े से फंस सकते हो, स्पीच को थोड़ा इंप्रूव करके रखना। अगला क्वेश्चन स्पीच का ही है, चेंज द स्पीच। तो स्पीच क्या होगी? क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन के अंदर आस्क आता है, तो टोल्ड आस्क, सॉरी टोल्ड गलत हो जाएगा, इन तीन में से एक हो सकता है। वेयर डू यू लिव, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो डेट तो आएगा ही नहीं आस्क के साथ, तो ये गलत हो गया। एंड वेयर आई वाज लिविंग का सेंस ही नहीं बनाता। वेयर डू यू है, क्वेश्चन इंडेफिनिट में है, तो यानी कि ए अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, यदि ए का, ये मैथ आ गया, वेतन बी से 20% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप इसे ऐसे समझो, ए है 20% कम है, 20% कम है, तो हम बी को 100 मान लेंगे, बी को 100 मान लेंगे, कैलकुलेशन आसान होगी। आप ए को भी मान सकते हो, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है बी से आसान होगी, तो मैं बस मान के चल रहा हूँ, मेरे को भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। एंड वैसे क्वेश्चन देखते ही हो जाता है, पर हम फिर भी एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। बी है, हमने 100 मान लिया, ए 20% कम है यानी कि 80 है। अब देखो ये कह रहा है कि अब बी ए से कितना ज्यादा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये 100 है, 100 है यानी कि 20 ज्यादा है, क्योंकि ये 80 है तो 20 ज्यादा हुआ, तो 20 ज्यादा है 80 पर, 80 पर 20 ज्यादा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 पे गया, ये 4 पे गया, यानी कि 25% हमारा आंसर आ चुका है। 25% हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन अपने पास है 4, 9 और 12, इनका फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्या होता है? ए बी सी डी, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। उसके अलावा वैल्यू पुट करनी है 4, 9, 12, ठीक है। 4, 9, 12 सिंपल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से एक पे ये गया, 3 पे ये गया, एंड डी की वैल्यू अपनी 27 आ गई, डी की वैल्यू 27 आ गई, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ भी अलग नहीं किया हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 का सीपी 16 के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहे हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप देखो, हमें सीपी एसपी का रिलेशन पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। तो सीपी के नीचे एसपी को ले जाओ, और ये 16 के नीचे 20 आ जाएगा, 4 पे ये गया, 5 पे ये गया, यानी कि सीपी 4 है अपना, 4x। असल में हम इसे x क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, और हमें निकालनी परसेंट है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं। तो हम कह सकते हैं सीपी एसपी 4x 5x के बराबर है। तो आप देखोगे, हमें सीपी से एसपी देखते हैं ना हम, और ये 4 है और एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 4 पे एक ज्यादा का मतलब क्या है? 1/4 क्या होता है अपना? 1/4 25 होता है, और वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है यानी कि 5 है, 5 है तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कितना है? 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। देखो कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, यानी लॉजिक लग रहा है, कुछ भी ऐसा रटने वाली चीज नहीं लग रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 8,000 की राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? देखो मैंने आपको पहले भी कहा है,
पीआरटी जो ये फॉर्मूला है, ये देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंसते हैं। जो ये पीआरटी फॉर्मूला है ये हमें सिंपल इंटरेस्ट की ही वैल्यू देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं मानेंगे और इधर 16,000 लिख देंगे। वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये हमें देता ही एसआई है। तो आप इधर फुल अमाउंट कैसे लिख सकते हो, टोटल अमाउंट कैसे लिख सकते हो? इसलिए इधर क्या आएगा अपना, इधर अपना आएगा एसआई। और वो अपना ही दुगना हो गया, अपना ही दुगना हो गया, यानी कि वो 8,000 ही हो गया ना। मतलब 16,000 हो गया, 8,000 कुछ प्रिंसिपल है तो हम उसे हटा देंगे तो 8,000 बचा। और यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। मैं बार के से लिख रहा हूँ जिससे स्पेस कम आए। 8K मल्टीप्लाई 10 का ब्याज है तो 100 नीचे आ जाएगा। टाइम बताना है और वो किसके बराबर है, 8K के बराबर है। सिंपल सी बात है। तो हम कितने कह सकते हैं, कितना वर्ष आ जाएगा, 10 से हमारा 10 बराबर है तो 10 वर्ष हमारा सही जवाब आ जाएगा। ठीक है। आगे अपने पास ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है। एंड ये वाले क्वेश्चन भी आप होमवर्क में ही कर लो, 3 के 3 क्वेश्चन। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबके आंसर आखिरी में आपको दिखाता हूं मैं। ये भी आपका, अब रीजनिंग तो आपको वैसे भी होमवर्क करनी है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है। इन सभी के आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से हैं। 53 से थे मेरे हिसाब से, एक सेकेंड। तो A D A, CADA और सी, जो भी आपको मतलब जहां से भी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सबके आंसर ये रहे। ठीक है। तो सारे अपने आंसर कवर हो गए। एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपका क्या स्कोर था वो बताना। एंड उसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी कल मिलेंगे एक और मौके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।